हेलो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि अपराध किसे कहते हैं और हमने कानूनी आधार पर ये परिभाषित करा था कि अपराध क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपराध का समाजशास्त्रीय आधार क्या है। अपराधी जन्मजात होते हैं या बनाए जाते हैं? अपराधी और अपराध का क्या वर्गीकरण है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक ताकि आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाजशास्त्रियों का ये विचार है कि अपराध को केवल कानूनी आधार पर नहीं समझा जा सकता, और इस तरह के विचारकों की सूची बहुत लंबी है जिनकी ये सोच है कि सिर्फ कानूनी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को हम अपराधी नहीं कह सकते हैं। अपराध को समझने के लिए हमें कानून की परिधि से भी आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अपराध और अपराधी के बिहेवियर को समझने के लिए हमको व्यापक स्तर पर इस बात को समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कानून की परिधि में नहीं आते, लेकिन वो जन विरोधी, समाज विरोधी होते हैं। इसी बात को थोड़ा क्लियर करते हुए सदरलैंड जो कि एक बहुत बड़े विचारक थे, जिन्होंने सफ़ेद पोश अपराध की अवधारणा दी थी। उन्होंने ये देखा कि अमेरिका में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जो अपराध करते हैं जनता की, राज्य की नज़र से बचाकर, और अपने रुतबे, अपने पैसे, अपने ओहदे के आधार पर उस अपराध को छुपा ले जाते हैं और कभी भी अपराधी की श्रेणी में नहीं आते और दंड से बच जाते हैं। तो सदरलैंड का ये मानना था कि अगर हम सिर्फ कानून के दायरे में अपराध की अवधारणा को व्यक्त करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, तो कभी भी इस तरह के लोग जो कानून की नज़र से बच जाते हैं अपराध करके, वो कभी भी अपराधी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो वास्तविकता ये है कि अपराध की अवधारणा को ना तो पूरी तरह से हम कानून की अवधारणा में व्यक्त कर सकते हैं, ना ही पूरी तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा में व्यक्त कर सकते हैं। कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से अपराध एक तुलनात्मक अवधारणा है। हम किस व्यवहार को अपराध कहें, इसका निर्धारण सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों से होता है, लेकिन किस व्यवहार को किस दशा में अपराध माना जाए और समाज उस पर किस तरह से नियंत्रण करेगा, इसका काम कानून का है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि समाजशास्त्री और कानूनी दोनों ही परिधियों में जब तक कि हम अपराध को व्यक्त नहीं करेंगे, परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक अपराध की परिभाषा अधूरी है। मतलब हम सिर्फ कानूनी मानदंडों के आधार पर किसी बिहेवियर को अपराध नहीं कह सकते और सिर्फ समाजशास्त्री मानदंडों के आधार पर भी किसी बिहेवियर को अपराध नहीं कह सकते हैं। ऐसा कोई भी राज्य या समाज या व्यक्ति या जन विरोधी कार्य जो कानून और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अपराध की परिधि में आएगा, तभी हम उसको अपराध कहेंगे। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं और अब हम बात करते हैं कि अपराध का क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि कितने तरह के कैटेगरीज होती हैं क्राइम की। अब इसमें सबसे पहले हम लेमर्ड का वर्गीकरण देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन लेमर्ड ने बताया कि परिस्थिति से उत्पन्न कोई ऐसा व्यवहार जो जन विरोधी या समाज विरोधी हो, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, वो कमा नहीं पाए दिन भर, लेकिन उसका परिवार भूखा है, उसका बच्चा भूखा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो चोरी करे, तो ये परिस्थिति जन्य अपराध है। या कोई कर्ज़े में डूब गया है और इतना ज़्यादा कर्ज़े में डूब गया है कि वो उसके चलते आत्महत्या कर ले या अपने बच्चों को मार दे, अपनी फैमिली को ख़त्म कर दे, तो इस तरह का कार्य परिस्थिति से उत्पन्न है, जिसमें व्यक्ति अपराधी है नहीं, ना वो अपराध करना चाहता है, लेकिन वो परिस्थिति के चलते इतना ज़्यादा मजबूर हो गया है कि अब उसको अपराध का ही रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। सेकंड कैटेगरी इसमें है लेमर्ड के द्वारा नियोजित अपराध, मतलब जो पूरी प्लानिंग से करे गए हों, व्यवस्थित रूप से और सामूहिक रूप से। जब पूरी प्लानिंग से कोई अपराध कराया जाता है तो वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो सामूहिक रूप से होता है। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे कि डकैती, देशद्रोह, हत्या, लूट, इस तरह के जो क्राइम हैं वो नियोजित अपराध की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है लेमर्ड का विश्वासघातक अपराध, मतलब वो अपराध जिसमें आप पहले किसी व्यक्ति को अपने विश्वास में ले लेते हैं और फिर आप उसके विश्वास का फ़ायदा उठाकर
उसके साथ या राज्य के साथ या समाज के साथ धोखाधड़ी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये विश्वासघातक क्राइम है। अब हम अपराध का एक सामान्य वर्गीकरण करते हैं कि जनरल फॉर्म में अपराध का क्या वर्गीकरण है, किन किन कैटेगरीज में अपराध आते हैं। तो पहला है हिंसक अपराध, मतलब वो अपराध जिसमें हिंसा शामिल है, जैसे कि हत्या कर देना, किसी धारदार हथियार से किसी को चोट पहुंचा देना, या टेररिज्म की एक्ट, किसी को गोली मार देना, मतलब ऐसे अपराध जिनमें हिंसा शामिल है। सेकंड कैटेगरी है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, किसी की भूमि धोखे से हड़प लेना, तस्करी करना, जाली नोट बनाना, हेरा फेरी करना, डकैती करना, ये सब संपत्ति के विरुद्ध अपराध की कैटेगरी में आता है, जिसमें संपत्ति का नुकसान होता है किसी व्यक्ति का या राज्य का या समाज का। नेक्स्ट कैटेगरी है यौनिक अपराध, सेक्सुअल क्राइम्स, जैसे किसी का रेप कर देना, सेक्सुअली मॉलेस्ट करना, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, या किसी की अश्लील फ़ोटो ले लेना, अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल कर देना, ये सब यौनिक अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है राजनीतिक अपराध। राजनीतिक अपराध से मतलब ये है कि किसी राजनीतिक पार्टी की छवि खराब करने के लिए उसके खिलाफ गलत सलत प्रोपेगेंडा फैलाना, या किसी राजनीतिक नेता की छवि खराब करने के लिए, उसकी छवि बिगाड़ने के लिए धन की ताकत के आधार पर पब्लिक इमेज ख़राब कर देना, या किसी हाई पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या करा देना, या पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाना, ये सब राजनीतिक अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है छल प्रपंच से संबंधित अपराध, मतलब छल करके अपराध करना, जैसे कि उल्टे सीधे विज्ञापन देके लोगों को मिसलीड करके अपने प्रोडक्ट्स बेच देना, और बाद में पता चलना कि ये तो कुछ और बताया जा रहा था, तो कुछ और है, लेकिन तब तक तो आप उसे ख़रीद चुके होते हैं कि मास लेवल पे लोग उसे ख़रीद चुके होते हैं। या जैसे नकली दवाइयाँ बेचना, या अच्छे अच्छे बड़े सुहाने ऑफ़र दिखा करके और गलत सलत माल बेच देना, या जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई धार्मिक स्थल पे जहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे इस तरह के आपको एजेंट्स मिल जाते हैं जो कहते हैं कि चलिए हम आपको जो है वीआईपी दर्शन करा देंगे, और इस लालच में आपको ले जाते हैं। आप सोचते हैं ठीक है थोड़ा सा पैसा हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमको जो है लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ईज़िली हम जाके दर्शन कर लेंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आपको एकांत जगह पे ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाके लूटपाट कर देते हैं। तो ये छल करके आपको लूट लेना या राज्य की संपत्ति को हानि पहुँचाना, ये छल प्रपंच वाले अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है व्यवस्था विरोधी अपराध। समाज की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जब अपराध किए जाते हैं तो व्यवस्था विरोधी अपराध होते हैं, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे भड़काना, भाड़े की भीड़ इकट्ठी कर लेना, तोड़ फोड़ कराना, उपद्रवी व्यवहार कराना। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली है और कुछ लोग इकट्ठा करके भेज दिए गए भाड़े के, जो वहाँ पे जो है उपद्रव फैला रहे हैं। और मान लीजिए कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है और वहाँ पे जो है कम्युनलिज्म फैलाने के लिए उपद्रव फैलाया जा रहा है, दंगे क्रिएट करे जा रहे हैं, तो ये सब जो है व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अपराध करे जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है व्यावसायिक अपराध। व्यावसायिक अपराध में वो अपराध आएंगे जैसे कि रिश्वत देना या मिलावट करना, जैसे कि मान लीजिए अनाज में मिलावट करी जाती है, खाद्य पदार्थों में मिलावट करके बेची जाती, टैक्स की चोरी करना, नकली दवाइयाँ बेचना, अवैध संपत्ति रखना, ये सब जो है व्यावसायिक अपराध है, जिसमें इल्लीगल तरीके से पैसा जो है गवर्नमेंट की नज़र से बचा के एकत्रित कर लिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है संगठित अपराध। संगठित अपराध मतलब जो संगठन करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि धन के बदले किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का किडनैप कर लेते हैं, बैंकों में डकैती डालते हैं, तस्करी करते हैं। इस तरह के कार्य संगठित अपराध कहलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है श्वेत वसन अपराध, जो कि सदरलैंड ने बताया था कि वो लोग जो समाज में बहुत उच्च स्थिति पर आसीन हैं, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, राजनीति में हैं, ऑफिसर्स हैं, और समाज में उनकी बड़ी अच्छी स्थिति है, एलीट की श्रेणी में वो आते हैं, और वो समाज में अपनी बहुत अच्छी छवि बना के रखते हैं, लेकिन पीछे से वो समाज को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो
ये श्वेतवसन अपराध है। श्वेतवसन अपराध में क्या होता है कि व्यक्ति खुद अपराध नहीं करता बल्कि किसी के थ्रू करवाता है और वो कानून के नज़र से भी बचा रहता है। कभी ये साबित नहीं हो पाता है कि ये अपराध इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने कराया, क्योंकि समाज में उसकी इतनी प्रतिष्ठा होती है, इतना रुतबा होता है, इतना ओहदा होता है, धन के आधार पर भी वो इतना स्ट्रांग होता है कि पैसे के आधार पर भी वो कानून की नज़र से बच जाता है। या अगर कई बार पता भी चल जाता है कि इसमें ये बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, तो क्या होता है कि वो उस मामले से बचे निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा, अपने पैसे के बल पे कानून की परिधि में आने से बच जाता है। तो ये श्वेतवसन अपराध है। नेक्स्ट कैटेगरी है बाल अपराध। बाल अपराध मतलब वो अपराध जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया जाता है, वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो बाल अपराध में दंड का प्रावधान बहुत सख्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 18 साल से कम आयु का व्यक्ति अगर अपराध करता है तो कानून का ये मानना है कि 18 साल से कम के अगर आयु के आप हैं तो आपको सही गलत की प्रॉपर पहचान नहीं होती है। तो इसलिए दंड की जो व्यवस्था है वो बहुत कठिन नहीं है, मतलब बहुत सख्त नहीं है। ये कोशिश करी जाती है कि बाल अपराधियों को करेक्शन होम में भेजा जाए ताकि वो सुधर के एक बेहतर नागरिक बन सकें। नेक्स्ट कैटेगरी है पुनर्निर्माणकारी अपराध। मतलब ये वो अपराध होते हैं जो एक समय पे तो गवर्नमेंट की या मौजूदा शासन की नज़र में अपराध होते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है इस तरह के व्यवहारों का जो उद्देश्य होता है वो समाज को बदलना होता है, समाज को बेहतर करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज़ादी के टाइम पे जो हमारे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त तो मौजूदा सरकार की नज़र में वो अपराधी थे, क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश हुकूमत से अपने भारत को आज़ाद कराया जाए और अपने खुद के लोगों द्वारा शासन करा जाए। तो ये पुनर्निर्माणकारी अपराध की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारे वर्गीकरण हैं जो अपराध को कैटेगराइज करते हैं। अब हम बात करेंगे अपराधियों की। अपराधियों का भी कैटेगराइजेशन है। तो अपराधियों का जो कैटेगराइजेशन है उसमें हम सबसे पहले लम्ब्रोसो की बात करेंगे। लम्ब्रोसो सेना में एक चिकित्सक थे। उन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं। मतलब जो अपराधी होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। मतलब आप किसी इंसान को देख के उसके अपीयरेंस से, उसके शरीर की बनावट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है या इसने अपराध करा है या ये अपराध करेगा। लम्ब्रोसो क्योंकि सेना में चिकित्सक थे तो उन्होंने ये अनुभव करा कि जो उत्पाती और जो अनुशासनहीन जो सैनिक होते थे वो उनकी बॉडी पे बड़े वियर्ड से, बड़े अजीब से भयानक टाइप के टैटूज़ बने होते थे। और वो सैनिक जो अनुशासन प्रिय थे, जो उत्पाती नहीं थे, उनके शरीर में अगर टैटू होते भी थे तो बड़े सरल से, बड़े इजी से, बड़े स्वीट से टैटू होते थे। तो अपने इसी अनुभव से उन्होंने इबरत ली और उन्होंने ये सोचा कि इस बात पर रिसर्च करनी चाहिए कि अपराधी जन्मजात होते हैं कि नहीं। मतलब उनको ये आइडिया वहीं से लगा कि इंसान के अपीयरेंस से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये अपराधी है या नहीं है, या इसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपराधियों का अध्ययन करना शुरू करा और उनको कामयाबी तब मिली जब उन्होंने एक मृत अपराधी के कपाल का अध्ययन करा। उससे इन्हें ज्ञात हुआ कि इसके मस्तिष्क में कुछ अनोखापन है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने 383 मृत अपराधियों के कपालों का अध्ययन करा और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपराधी जन्मजात होते हैं और उनके मस्तिष्क की जो बनावट होती है वो प्रिमिटिव ह्यूमंस के जैसी होती है। मतलब जो आदिम मनुष्य होते थे, जो बड़े बर्बर होते थे, बड़े जंगली होते थे, उनके जैसे उनके मस्तिष्क की बनावट होती है। इसलिए आइडिया लगाना सही है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, क्योंकि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का क्रिएटिव होता है कि ये अपराधी बनेंगे आगे जाके। तो अपने रिसर्च के आधार पर लम्ब्रोसो ने निष्कर्ष निकाला कि जो अपराधी होते हैं इनका माथा चौड़ा होता है, जबड़े फैले हुए होते हैं, बहुत छोटी नाक होगी या बहुत बड़ी नाक होगी, चेहरे पर अकारणीय बहुत सारी शिकनें पड़ी होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा लाइंस होंगी, कान लंबे होंगे, असाधारण सी ठोठी होगी, मतलब दिस चिन शरीर पर बहुत सारे बाल होंगे, नज़रें बड़ी तिरछी होंगी, हाथों की लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, हाथों में बायां हाथ ज़्यादा सक्रिय होगा। तो ये इन्होंने अपने जो रिसर्च करा 383 मृत अपराधियों का, उसमें उन्होंने यही पाया कि जिन व्यक्तियों में भी ये जो मैंने अभी कुछ विशेषताएं बताई, इनमें से 5 विशेषताएं भी अगर होती हैं
तो ये मानना गलत नहीं होगा कि ये व्यक्ति अपराधी है या ये अपराध करेगा। तो लम्ब्रोसो के शोध के आधार पर लम्ब्रोसो ने ये समाज को बताया कि अपराधी जो हैं वो जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ ही होते हैं। अब हम दूसरी अवधारणा की बात करते हैं। दूसरी अवधारणा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं। ये समाजशास्त्रीय अवधारणा है और इसमें ये बताया गया कि अपराधी बाय बर्थ नहीं होते हैं बल्कि समाज की परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को अपराधी बना देती हैं। इस पे पोलैंड के कुछ किसानों का अध्ययन करा गया। पोलैंड के कुछ किसान जो हैं अपने गांव को छोड़ के किन्हीं कारणवश शहरों में आके बस गए। जब वो शहरों में आए तो शहरों का जो वातावरण था वो बड़ा फास्ट था। जैसे गांव का जो वातावरण होता है बड़ा इजी, बड़ा सरल। शहरों में बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल था, बहुत ही स्वार्थी लोग, बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादिता और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल सी प्रतीत होने लगी थी इन किसानों को। तो क्या हुआ कि ऐसा देखा गया कि ये जो किसान बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही मासूम थे, परिस्थितियों वश कुछ अपराधी कार्यों में लिप्त हो गए। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अपराध या अपराधी जो है वो जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि परिस्थितियाँ इंसान को अपराधी बना देती है, ऐसा समाजशास्त्रीय अवधारणा में माना जाता है। लेकिन सदरलैंड के अगर हम रिसर्च पे ध्यान दें तो सदरलैंड कहते हैं कि अपराध जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है। मतलब ये हमारी संगति पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की संगति में, किस तरह के लोगों की सराउंडिंग में हैं, किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम हैं कि हम जो है अपराध की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं या हम अपराध करने की ओर जा रहे हैं। सदरलैंड का ये मानना था कि अपराध जो है व्यक्ति समूह में रह कर ही सीखता है। अगर उसका समूह अच्छा है तो वो अपराधी नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसका समूह अच्छा नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का है, तो पूरी उम्मीद है कि व्यक्ति अपराध की तरफ आकर्षित हो जाए। तो हम इस सिद्धांत से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अपराध जो है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है। अपराधी व्यवहार की सीख हमको प्राथमिक समूह में मिलती है, मतलब जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं, जैसे कि फैमिली का अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, फैमिली में कोई क्रिमिनल है तो बच्चा उससे सीख जाता है, या नेबरहुड में है कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का इंसान तो उससे सीख जाता है, या फ्रेंड्स सर्कल में कोई ऐसा है तो अपराध की तरफ लिप्त हो जाते हैं। तो प्राथमिक समूह बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप अपराध की तरफ जाएंगे या अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराध एक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है। एक और विचारक हैं टैफ्ट। टैफ्ट ने कहा कि अपराध सांस्कृतिक असंतुलन की उपज है। टैफ्ट का मानना है कि किसी समाज में जब सांस्कृतिक विशेषताएं बहुत तेजी से बदलने लगती हैं, हमारी संस्कृति में भौतिकवादी गुणों का समावेश बहुत ज़्यादा होने लगता है, प्राथमिक संबंधों के स्थान पर जब हम द्वितीयक संबंधों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, तो ऐसे में जो स्थानीय परंपराएं हैं वो उनका प्रभाव कम हो जाता है और भ्रष्ट व्यवहारों में वृद्धि हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गांव का सीधा साधा बच्चा था, वो शहर में पढ़ने गया। जब वो शहर में गया तो शहर में आके उसने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धर्म संस्कृति को नहीं माना जाता है और बहुत ज़्यादा सरल जीवन की तरफ लोग नहीं है, लोग भौतिकवादिता के पीछे भाग रहे हैं। तो उसको क्या लगने लगा कि हाँ, यही जो है, अगर हमें इस समाज के साथ जेल करना है, इस समाज के साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है, अगर इस समाज में हमें एक्सेप्ट होना है, तो हमें भी इन्हीं की तरह बनना होगा, इन्हीं के जैसा हो जाना होगा। तो अब ऐसे में वो अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को उन जैसा बनाने के लिए भ्रष्ट प्रवृत्तियों में लिप्त होने लगता है। उसको लगता है कि अगर हमें सोसाइटी में अच्छा स्थान पाना है तो हमारा भी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हमारे पास भी अच्छा मोबाइल होना चाहिए, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, अब इसके लिए उसकी जो खुद की पॉकेट मनी है या उसकी खुद की जो अर्निंग है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अब ऐसे में वो क्या करता है, वो लाइफस्टाइल पाने के लिए वो गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि उसको उस समाज में वो एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ये इस थ्योरी के आधार पर हम ये कह सकते हैं, जब भौतिकवादिता को बहुत ज़्यादा महत्व मिलने लगता है, जब प्राथमिक संबंध की जगह, जब मतलब प्राइमरी रिलेशन की जगह हमारे सेकेंडरी रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने लगते हैं, तो हम अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को खोने लगते हैं और भौतिकवादिता की अंधी दौड़ में भागने लगते हैं। तो ऐसे में हमारा जो व्यवहार है वो भ्रष्ट हो जाता है और जिस वजह से हम अपराध की ओर
लिप्त हो जाते हैं। तो अब इस लेक्चर में उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अपराध और अपराधी क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, समाजशास्त्रीय आधार पर कितने तरह के हैं, कानूनी आधार पर कितनी तरह के हैं, और अपराधी जन्मजात भी होते हैं और समाज द्वारा बनाए भी जाते हैं अलग अलग थ्योरीज के आधार पर। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।